हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स जो हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 कवर कर रहे हैं। एंड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है पॉलिटी के करंट अफेयर्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे। एंड ये जो है सेकंड वीडियो है ऑफ द पॉलिटी करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। एंड आज भी जो है पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। एंड उसके बाद में जो पॉलिटी के करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी के बाद में जो है साइंस एंड टेक हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ना फ्रॉम द अप्रैल 2022 वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जो मार्च के करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम दी यहाँ पे 2022 के, वो हम टॉपिक वाइज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। एंड जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि अभी न्यूज़ में है वो है CAG's ऑडिट ऑफ UIDAI। तो हमारे लिए जो है दो चीज़ें पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक है CAG एंड दूसरा है UIDAI। ओके, तो CAG के बारे में जो है आप यहाँ पे पॉलिटी जो है आपका स्टैटिक पॉलिटी पोर्शन है वहां से आप जो है इसे कवर कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम उसमें जो है यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा सकता है, सीएजी के बारे में। ओके, तो पॉलिटी का जो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है वहां से आप इसे कवर कर सकते हो। लक्ष्मीकांत जो है, एम लक्ष्मीकांत जो है वहां से इसे कवर कर सकते हो। सो CAG हैज प्रेजेंटेड इट्स परफॉर्मेंस ऑडिट। तो CAG ने अभी जो है UIDAI जो कि आधार का रेगुलेटर है, आधार कार्ड जो यहाँ पे आप यूज करते हो उसका जो रेगुलेटर है उनके द्वारा इसे बनाया जाता है आधार कार्ड को। तो उसकी परफॉर्मेंस, राइट, UIDAI की परफॉर्मेंस का ऑडिट किया है CAG ने। तो UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इसके लिए जो है उन्होंने 4 साल का समय लिया था, 2015 से लेके 2019 के बीच में जो है क्या परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पे इसका ऑडिट किया है CAG ने। तो CAG ने जो है ना वो ये बोला है डैट कि काफी अनसेटिस्फैक्टरी पिक्चर जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दी है ऑफ द सिस्टम्स एंड जो प्रोसेसेस यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं UIDAI की तरह। ओके, तो क्या है, क्या इश्यूज इन्होंने हाईलाइट किए हैं बाय द रिपोर्ट। पहला तो ये है कि डुप्लीकेट आधार जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे इशू सामने आया है। दूसरा, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं एक्चुअल में जो है ना आधार कार्ड बनाने के लिए UIDAI ने जो है ना कई सारी जो थर्ड पार्टीज होती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आई रेटिना यहाँ पे लिए जाते हैं। तो राइट, उनका डाटा जो है यहाँ पे रखने के लिए एक थर्ड पार्टी जो है उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। बाकी जो दूसरा डाटा होता है और कई तरह के डाटा होते हैं उसके लिए जो है किसी और थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। तो कई सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे होते हैं आपके आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करने के लिए। सो क्या होता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना उसके ऊपर जो है ज्यादा नजर नहीं रख पा रही है UIDAI। सो मैनी फेल टू गेट देयर ऑपरेशंस ऑडिटेड एनुअली। एक्चुअल में ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है ना वो अपने ऑपरेशंस का ऑडिटर जो ऑडिशन है वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं एनुअली। एंड दूसरी तरफ UIDAI नाइदर हैज ग्रैनुलर डाटा नॉर इज इट एबल टू पिन पॉइंट द कॉज ऑफ फेलियर। एंड UIDAI को ये भी नहीं पता है कि ये जो है ज्यादा फेलियर क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, अपने टू द पॉइंट जो इनके काम होने चाहिए, जो इनके प्रोसेसेस हैं अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पे काम होने चाहिए वो क्यों नहीं चल रहे हैं। इनके पास डाटा भी अवेलेबल नहीं है जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास होता है। दूसरा, नो डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। आप जो है एक्चुअल में एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी अगर किसी बंदे ने यहाँ पे जो है कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना है तो उससे अभी जो है इन्होंने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से डॉक्यूमेंट को एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जो है ये एक्सेप्ट करेगी UIDAI। So UIDAI has not prescribed any specific proof या फिर document or a process for confirming whether an applicant hasn't resided in India for this specified period. Okay, एक specified period होता है जो कोई बंदा यहाँ पे इंडिया में रह रहा होता है, राइट, इंडिया के जो सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो प्रूफ भी जो है इन्होंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा डाटा यहाँ पे या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाना होगा एप्लीकेंट को अपना आधार कार्ड बनाते हुए। दूसरा है फॉल्टी इनरोलमेंट प्रोसेसेस।
तो यहाँ पे क्या है कि जो बायोमेट्रिक अपडेट्स हैं, व्हेन पुअर क्वालिटी डाटा वाज फेड इन ड्यूरिंग एनरोलमेंट, तो अब क्या होता है कि एनरोलमेंट के समय में जो है ना काफी पुअर क्वालिटी का जो डाटा है ना वो यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, जो बायोमेट्रिक अपडेट्स होते हैं। तो यूआईडीए ने जो है ना यहाँ पे पुअर क्वालिटी बायोमेट्रिक्स की भी जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं ली है। तो दूसरा हो गया बाल आधार। बाल आधार जो बच्चों के, छोटे बच्चों के यहाँ पे जो आधार कार्ड्स बनते हैं, तो ऑडिट वाज आल्सो क्रिटिकल ऑफ यूआईडीआई मूव टू इशू आधार कार्ड्स टू चिल्ड्रन एंड न्यू बॉर्न्स विदाउट बायोमेट्रिक्स, क्योंकि बच्चों के जो है विदाउट बायोमेट्रिक्स यहाँ पे जो है आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो जो है ये भी काफी क्रिटिकल है, काफी क्रिटिसाइज किया है कैज ने यूआईडीआई को इस चीज के लिए। सो दिस नीड टू बी रिव्यूड बिकॉज एनी वे आफ्टर 5 years, क्योंकि छोटे बच्चे को जो है ना एटलीस्ट 5 साल का जब वो हो जाता है तो उसे जो है एक नया रेगुलर आधार कार्ड जो कि दूसरे पर्सन के यहाँ पे बनते हैं तो वैसा बनाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जो है उनका किसी कोई भी यहाँ पे गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक अपडेट यहाँ पे नहीं लिया जाता है बाल आधार बनाते हुए। सो इट इज अ इश्यूज रिलेटेड टू द डाटा सिक्योरिटी। डाटा की सिक्योरिटी को लेके भी यहाँ पे जो है इश्यूज हैं अभी, क्योंकि उसे जो डाटा है ना यहाँ पे यूआईडीआई के पास लोगों का वो भी सिक्योर नहीं है। तो इन चीजों की वजह से जो है ना काफी अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रही है यूआईडीआई की। सो रिकमेंडेशंस क्या यहाँ पे दिए हैं, वो बोल रही है कि यहाँ पे एक अच्छा जो प्रोसीजर होता है ना सेल्फ डेक्लेरेशन का उसे जो है अच्छे से यहाँ पे प्रिस्क्राइब करें। एंड जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है ना, जो पैरामीटर्स होते हैं ऑफ द बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, राइट, उसे टाइटन किया जाए। ओके, मीन जो अच्छी क्वालिटी के जो बायोमेट्रिक अपडेट्स है वो यहाँ पे उनके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाए। एंड एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव वे टू कैप्चर द यूनिकनेस ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर द माइनर। छोटे बच्चों के लिए भी जो है कोई ऑल्टरनेट तरीका जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाए, सो डैट कि उनकी भी जो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना वो यहाँ पे ली जा सके, क्योंकि छोटे बच्चों की बायोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी नहीं ली जाती है इनके द्वारा। सो प्रोएक्टिव स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड फिल द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फ्रेम अ सुइटेबल डाटा आर्चिवल पॉलिसी। ओके, एक एंड डाटा आर्चिवल पॉलिसी भी यहाँ पे बनानी चाहिए, सो डैट कि अच्छे इजीली वे से जो डाटा है वो रिट्रीव की यहाँ पे किया जा सके। तो अब जो यूआईडीआई है वो ऑपरेट किस तरह से करता है, तो ऑब्वियसली आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि कई सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। यूआईडीआई जो है ना ये एक एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, एंड इसने जो है ना आगे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे किए हुए हैं कई सारी एजेंसीज के थ्रू अलग अलग कामों के लिए। ओके, यूआईडीआई के बायोमेट्रिक के लिए अलग है, दूसरा डाटा स्टोर करने के लिए अलग है यहाँ पे। तो जो है इनके थ्रू जो है ये काम करता है। सो व्हेन एन एप्लीकेंट बायोमेट्रिक्स आर अपलोडेड, जब एक एप्लीकेंट का जो बायोमेट्रिक है वो अपलोड किया जाता है टू द सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द थर्ड लेयर ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टर। तो थर्ड लेयर ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं। Okay, so a similar system is in place when a financial intermediary seek to authenticate the identity of a potential customer by using the Aadhaar database। तो अब क्या होता है कि जब कोई भी फाइनेंशियल जो आइडेंटिटी होती है जैसे बैंक्स होती हैं, तो अगर जो है ना वो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करती हैं आधार कार्ड को, किसी बंदे के आधार कार्ड को, तो उस समय में भी जो है ना यहाँ पे जो आधार का डाटाबेस होता है ना वो यहाँ पे थर्ड पार्टी के द्वारा ही जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, राइट। तो यूआईडीआई जो है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, एक लॉ के द्वारा जो है ये अथॉरिटी बनाई जाती है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। एंड इसे जो है 12 जुलाई 2016 को जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। पेरेंट बॉडी कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इसकी पेरेंट बॉडी है। एंड इनिशियली यूआईडीआई को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जनवरी 2009 में जो है इसे सेटअप किया गया था एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द एजिस ऑफ प्लानिंग कमीशन। पहले जो है ये प्लानिंग कमीशन के साथ मिलके ही जो है ये काम करता था। अब क्या होता है, मैंडेट क्या है यूआईडीआई का, मैंडेट क्या है, काम क्या है इसका, कि इसे जो है एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है ना यूआईडी जैसे हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। तो अब तक जो है अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2021 तक जो है 131.68 करोड़ आधार नंबर जो है वो ये इशू कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज रेजिंग एंड एसिलरेटिंग द एमएसएमई परफॉर्मेंस, तो जिसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म में
रैंप भी बोल सकते हैं। एमएसएमई मीन जो शॉर्ट स्मॉल जो यहाँ पे एक तरह से बिजनेस होते हैं, ओके, जो एक तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ना, उनके लिए जो है ये स्कीम लेके आए हैं, जिसे हम बोल सकते हैं रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग द एमएसएमई परफॉर्मेंस, जिसे हम रैंप भी बोल सकते हैं। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने अराउंड 808 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो यहाँ पे इशू किया है, अप्रूव किया है, जो कि ये वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंट प्रोग्राम है ऑन रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जो कि रैंप जिसे हम बोल सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट किया जा रहा है रैंप प्रोग्राम को। तो उसके थ्रू जो है ना इतने पैसे जो है अभी अप्रूव किए हैं यूनियन गवर्नमेंट ने। तो रैंप जो है एक नई स्कीम है एंड ये जो है 2022-23 के बीच में जो है इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो इट इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड इसे इवन जो वर्ल्ड बैंक है वो भी असिस्ट कर रहा है एंड ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है एंड इट हैज बीन लॉन्च टू सपोर्ट वेरियस resilience and recovery interventions of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises। जो छोटे यहाँ पे बिजनेस है ना, उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, उनकी रिकवरी करने के लिए, यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे लाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। So in addition to building the Ministry of MSME capacity at the national level, तो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री जो है ना, यहाँ पे MSME की जो मिनिस्ट्री है उसकी कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे नेशनल लेवल पे उसे बनाना है, अच्छी बनानी है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है एंड द रैंप प्रोग्राम विल सीक टू स्केल अप द इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। एंड ये जो प्रोग्राम है ना वो उसमें ये भी बोला गया है कि आप जो भी पॉलिसीज यहाँ पे लाई जाएंगी उन्हें अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करना है, ओके इसके अंडर, तो उसे भी जो है ये स्केल अप करेगा। जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी होती है ना किसी गवर्नमेंट की, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी होती है वो भी यहाँ पे बढ़ानी है एंड एमएसएमई कवरेज इन द स्टेट्स, तो एमएसएमई जो है वो यहाँ पे स्टेट्स को भी कवर करेगा। तो ये काम है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली improving access to the market and credit, strengthening institutions and governance at the center and state, improving center state linkages and partnership, addressing issues of delayed payment and greening of the MSMEs। मीन जो है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनका जो है मार्केट की तरफ जो एक्सेस है वो यहाँ पे बढ़ाना है, क्रेडिट जो है वो यहाँ पे बढ़ाना है, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस उन्हें स्ट्रेंथन आउट करना है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो गवर्नेंस है उसे यहाँ पे सपोर्ट करना है सो डैट कि वो एमएसएमई को जो है सपोर्ट कर सके। सेंटर स्टेट लिंकेजेस जो होते हैं, पार्टनरशिप जो होते हैं वो यहाँ पे बढ़ाने हैं। मीन एक वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्कीम इसलिए लाई गई है सो डैट कि जो छोटे बिजनेस हैं उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके, सो डैट कि वहाँ पे अच्छे से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो पॉलिसीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, जब तक यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाना है, ओके इस मिनिस्ट्री की। तो रैंप जो है विल फंक्शन एज ए पॉलिसी प्रोवाइडर एंड ओके, तो पॉलिसीज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी थ्रू द इनहांस कैपेसिटी फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिजाइन यहाँ पे दिया जाएगा टू इनेबल द डिलीवरी ऑफ मोर इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट एमएसएमई एंड नॉलेज प्रोवाइडर, ओके। एंड यहाँ पे जो है बेस्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर जो स्टोरीज होती हैं यहाँ पे उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, छोटे बिजनेसेस को नॉलेज प्रोवाइड करवानी है, उन्हें हेल्प करना है, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है by providing access to high-end technology that result in the digital and technological transformation of the MSMEs, okay, through the state of art, artificial intelligence, data analytics use करके, internet of thing use करके, machine learning का use करके जो है वो यहाँ पे जो है अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं जो छोटे बिजनेस होते हैं। तो यही काम है इनका। बैकग्राउंड की बात करें तो रैंप was formulated and proposed by the government of India for strengthening the MSMEs in line with the recommendations made by the UK सिन्हा कमेटी। तो कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी MSMEs को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने जो है ये रिकमेंड किया था कि एक ऐसी जो है स्कीम यहाँ पे लाई जा सके जिसके थ्रू जो है छोटे बिजनेसेस को जो है सपोर्ट किया जा सके। तो उसी के अंडर जो है इस स्कीम को यहाँ पे लाया गया है, रैंप जो है वो यहाँ पे लाई गई है सो डैट की एमएसएमई जो है उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। तो केवी कामनाथ कमेटी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, इन सभी ने यहाँ पे जो है ये रिकमेंड किया था कि एक ऐसी
जो हम बोल सकते स्कीम यहाँ पे जो है वो लाई जाए, सो डैट कि छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया जा सके, उन्हें अच्छी पॉलिसीज प्रोवाइड करवाई जाए, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाए। तो नीड क्या है इसकी? ऑब्वियसली 40% ऑफ जो एमएसएमईज है ना इंडिया में, उन्हें उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है। एंड ये जो छोटे तरह से बिजनेस होते हैं ना, एमएसएमईज होते हैं, दीज आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है तो ऑब्वियसली इन्हें सपोर्ट करना हमारे लिए बनता ही है। So RAM program with impact across the country will directly or indirectly benefit all 63 million enterprises that qualify as the MSMEs। तो यहाँ पे इस RAM program के थ्रू हमारे इंडिया में अराउंड 63 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं, उन सभी को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये अभी अभी न्यूज में है। ये क्यों न्यूज में है? एक्चुअल में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंदर अंडर जो है ना, क्या होता है कि क्वालिटी मेडिसिन जो होती है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट पे फॉर द कॉमन मैन। स्पेशली जो गरीब लोग हैं ना, वो इन सेंटर से जो है सस्ती दवाइयां जो है वो खरीद सकते हैं, वो भी क्वालिटी वाली। ओके, तो अब गवर्नमेंट जो है उनका जो टारगेट था ना यहाँ पे कि ये जो केंद्र है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंदर, जो ये केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं ना, उन्हें उनकी नंबरिंग जो है ना वो यहाँ पे बढ़ानी है। उनकी जो नंबरिंग है वो अब 10,000 करनी है बाय द मार्च 2024। तो ये प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है, इसकी वजह से जो है ये योजना भी न्यूज में है। तो अभी इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अगर हम बात करें टिल 31 मार्च 2022, तो जो नंबर ऑफ स्टोर्स जो है ना वो अब कितने हो चुके हैं? 8,610 स्टोर जो है वो यहाँ पे बन चुके हैं, जिन्हें हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बोल सकते हैं। तो अंडर दी पीएम बीजेपी ऑल दी 739 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कंट्री की, उन सभी को कवर किया गया है। एंड न्यू एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे इनवाइट की गई हैं, सो डैट की जो है वहां पे और भी ज्यादा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी जो है वो कवर किया जा सके। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जो है पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? ये कैंपेन है, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर। एंड इसके थ्रू क्या होता है कि क्वालिटी मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करवानी है, वो भी एट द अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस थ्रू द स्पेशल केंद्र। स्पेशल केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं, जिन्हें हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बोलते हैं। एंड राइट, उनके थ्रू जो है यहाँ पे सस्ती दवाइयां जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है गरीब लोगों को, आम मासिस को। इनिशियली जो है 2008 में इसे जो है लॉन्च किया गया था, तो 2015 में जो है इसे दोबारा से रीन्यू किया गया था। ओके, तो की फीचर्स क्या है स्कीम के? क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करवानी है एंड एक्सटेंड कवरेज ऑफ द क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन सो एज टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिसिन। में जो मेडिसिन के ऊपर लोगों का खर्चा होता है ना, वो यहाँ पे कम करना है। एंड क्वालिटी मेडिसिन जो है वो भी सस्ते रेट पे, जेनरिक मेडिसिन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। तो जेनरिक मेडिसिन होती क्या है उसके बारे में भी जो है अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करवानी है लोगों के लिए थ्रू द एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, सो दैट द क्वालिटी इज नॉट सिनोनिमस विद ओनली द हाई प्राइस। ओके, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये दवाई महंगी है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसा नहीं होता है कि जो जो सस्ती दवाइयां होती है ना, राइट, उसकी भी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी हो सकती है। तो जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना, वो यहाँ पे उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। तो इसके बारे में जो है एजुकेशन यहाँ पे उन लोगों को देनी है एंड पब्लिसिटी भी उन्हें यहाँ पे देनी है। ओके, तो अब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जेनरिक मेडिसिन के बारे में पढ़ना, कि जेनरिक मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है। ओके, ये आपको यहाँ पे खुद देखना है जेनरिक मेडिसिन के बारे में। सो अ पब्लिक प्रोग्राम इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर्स, एनजीओ, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बॉडीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे इन सभी को सपोर्ट करेंगे एंड क्रिएट डिमांड फॉर द जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन की जो डिमांड है वो भी क्रिएट करनी है by improving access to the better healthcare through low treatment cost and easy availability whenever needed in all the therapeutic categories। okay, तो जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं सारी मेडिसिन जो है यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवानी है, जेनरिक मेडिसिन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है हर एक ब्रांचेस के लिए, एंड वो भी सो डैट की लो ट्रीटमेंट कॉस्ट यहाँ पे आए। ओके, ये जो है की फीचर्स हैं इस स्कीम के। So with this we have completed the
पॉलिटी करंट अफेयर्स फ्रॉम द अप्रैल 2022 एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।